Hey guys, welcome to Mentor Meter by Kalpana Singh and this is chapter 3 Sociology NCERT 11th class और मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे एक क्लास में ख़त्म करने का बट थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है 23 पेजेस हैं इसमें और थोड़ा टाइम ले सकता है तो आई विल ट्राई टू कवर इट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो भी जो कंटेंट है या कंटेंट्स है उसमें फैमिली ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो इसका जो है इंट्रो पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी माय थ्रोट इज नॉट वेल टुडे। So, introduction. This book begins with a discussion about the interaction of the individual and society. We saw that each of us individual occupies a place or location in society. Because हर एक इंडिविजुअल की अपना जो भी स्पेस बनाते हैं, चाहे अपनी फैमिली में हो आपका स्पेस या फिर आपका खुद का स्पेस हो इस सोसाइटी में, तो सोशियोलॉजिस्ट भी उसी बेसिस पे बात करते हैं। ईच वन ऑफ अस हैज अ स्टेटस एंड रोल और रोल्स। लास्ट चैप्टर में हमने रोल के बारे में भी बात करी। फादर का रोल अलग है, मदर का रोल अलग है, एक सिस्टर ब्रदर का रोल अलग है, दादा दादी का रोल अलग है, तो ये रोल हुआ। ठीक है, दे आर नॉट लाइकली रोल्स ऑफ फिल्म एक्टर और मे नॉट ऑप्ट टू डू, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जैसे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस का रोल है, बट इट इज इन द रियल लाइफ। कि जैसे आपने दादा दादी को देखा होगा, आपने अगर कोई शैतानी करी ना तो दादा दादी आके फटाफट से आपको बचा लेते हैं, तो वो एक अलग रोल प्ले करते हैं। जो मम्मा पापा हैं वो एक अलग रोल प्ले करते हैं। जो स्टीरियोटाइप है कि मम्मी घर का काम करेंगी और पापा बाहर जाएंगे अर्न करने के लिए, ब्रेड अर्नर बोला जाता है मेल्स को जनरली। तो ये जो है रोल डिवाइड करता है। देयर आर अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट कंस्ट्रेंट्स एंड कंट्रोल, पनिश, रिवॉर्ड। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो पनिश के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो दिस इज लाइक मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे दो तरह से होता है। ठीक है, हियर इज इन दिस चैप्टर मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल की सोसाइटी, उसके बारे में बात करेंगे जो भी डिटेल्स दी हुई है। उसके अलावा दिस चैप्टर पुट्स forth a very brief idea of some of the central areas where important social institutions जैसे कि फैमिली है, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। किनशिप में जो भी आपका ब्लड रिलेशन में आते हैं, जैसे आपका भाई और आपकी सिस्टर, उसके अलावा जो अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ की साइड वाले जो रिलेशंस हैं और आप के साइड मतलब पेरेंट वाले रिलेशंस हैं, वो आपके कजन्स हुए, आपके जो चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, वो सारा कुछ किनशिप में ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स, सेकेंड चीज होगी पॉलिटिक्स। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद रिलीजन एंड एजुकेशन। तो ये जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कॉलेज का रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं। किसी जो भी पर्टिकुलर रिलीजन है, हमारी इंडिया में मेनली 4 रिलीजन है, तो उसके बारे में, और वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं बट वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, और तो जो सोसाइटी में रूल एस्टेब्लिश किए गए हैं और एटलीस्ट एक्नॉलेज बाय लॉ और कस्टम, तो जो भी कस्टम में लॉज वगैरह हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे अब आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में नॉर्म्स ये है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के जानी है, प्रॉपर ड्रेस कोड होता है स्कूल का। ठीक है, पॉलिटिक्स में जो भी है, तो पॉलिटी जो है, पॉलिटी लॉज पे बेस्ड है कि जो भी हमारे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें नॉर्म्स डिसाइड करे गए हैं, डिफाइंड है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसी के बेसिस पे हम लोग जो है फॉलो करते हैं। इकोनॉमी में क्या, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो दीज आर द सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, तो उनके अलग अलग नॉर्म्स हैं। उसके अलावा एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, तो ये सारी चीजें उसकी डिवाइड किया गया। इंस्टीट्यूशंस इम्पोज कंस्ट्रेंट्स और ऑन इंडिविजुअल्स, कि जो भी नॉर्म्स वगैरह बनाए गए हैं इन सोशल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो इंडिविजुअल फॉलो करता है, ग्रुप्स भी फॉलो करता है, बट इट इज मोर ओवर ऑन द इंडिविजुअल्स। एन इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी व्यूड एज एन एंड इन itself. Indeed, the people have
viewed family, religion, state और इवन एजुकेशन इटसेल्फ, दैट इज द सोशल इंस्टीट्यूशन। कि भाई आपको जो भी चीज़ें हैं, आप सोशल चीज़ें या जो सीख रहे हो आप सोसाइटी से, वो सोशल इंस्टीट्यूशन से ही सीख रहे हो। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विद इन सोशियोलॉजी। Sometimes it is slip of tongue, so bear with this. We have already seen that there are conflicting and different understanding the concepts within sociology, क्योंकि किसी किसी का जो पर्सपेक्टिव है अलग है। अब जैसे आपने थिंकर्स के टाइप भी देखे, फंक्शनलिस्ट जो है, उसके अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, नॉन फंक्शनलिस्ट हैं। तो 3 तरह के सोशोलॉजिकल थिंकर्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं चौथे, तो इनके थॉट प्रोसेसेस भी अलग हैं, ठीक है। वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये उनके कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा सम डिफरेंट थिंग्स एंड द इंस्टेंसेस, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कंट्रोल, तो इनका एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है, और उसका जो भी स्टडी है वो भी डिफरेंट है। नॉट सरप्राइजिंगली therefore there are different forms of understanding the social institutions as well. फंक्शनलिस्ट बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग जो सोशल इंस्टीट्यूशंस की, ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स जो भी बनाए गए हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वैल्यू, जो भी रोल्स हैं, रिलेशनशिप हैं, या जो भी आप कह सकते हो कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस, आपकी फैमिली, आपकी मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पीयर ग्रुप में क्या कहा जा रहा है, तो ये सारे जो भी नॉर्म्स होते हैं वो social institutions exist to satisfy social needs. Accordingly, we find formal and informal social institutions in the society. फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल है, ठीक है, फैमिली है आपकी, सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, रिलीजन है। सो इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली एंड रिलीजन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ इनफॉर्मल, क्योंकि ये इनफॉर्मल, लेकिन जो भी लॉज वगैरह हैं और कोर्ट्स हैं, ये सारा कुछ जो डिसाइड किया गया है। तो उसके अलावा लॉ, फॉर्मल एजुकेशन आर सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स वगैरह जो है वो फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं। Conflict view holds that all individuals are not placed equal in the society. All social institutions, whether family, religion, political, economic, educational, and will operate in the interest of the dominant section of the society. caste, tribe, gender, इनमें से कोई भी हो सकता है। जिस सेक्शन में सपोज करो जैसे ट्राइबल कम्युनिटी में, पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी में डोमिनेंट कास्ट तो ट्राइबल्स ही होंगे ना, क्योंकि वहाँ वो किसी और को एंट्री ही नहीं देते। क्लास के बेसिस पे जो अपर क्लास होगी वो डोमिनेट करेगी, कास्ट में जितने भी अपर जो कास्ट होंगी वो डोमिनेट करेंगी। जेंडर में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ये डोमिनेशन है। तो जो डोमिनेशन होगा वही जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करता है। The dominant social sections not only dominate political and economic institutions but also ensures that the ruling class ideas become the ruling idea of society. This is very different from the idea that there are general needs of a society. As you go about reading this chapter, तो इसमें सिंपल सी चीज़ बताई गई है। देखो, डोमिनेंट सोशल सेक्शन नॉट ओनली डोमिनेट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमी, क्योंकि आपने देखा है आजकल बहुत सारी बात चल रही है। देखो, गोदी मीडिया ने क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात चल रही है। उसके अलावा जो भी ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है क्रिटिसिज्म, कि जो पर्टिकुलर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर आप कहो कि बिजनेसमैन से, सिर्फ उन्हीं को ही सारी चीज़ें या पूरा वेल्थ जो है उन्हीं के पास जा रहा है। सो वी कैन कोट अ फ्यू नेम्स, आप अच्छे से जानते हो, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी में ये सारी चीज़ें वैसे भी अलाउ नहीं होती है, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई माइंड सेट एज वेल रिगार्डिंग द सेम। बट हाँ, हम चीज़ें पता है कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। पैसे वाला बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल के प्राइसेस हों या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं लोगों की नॉर्मल लाइफ, ठीक है। सो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और ये जो भी पॉलिटिकल डोमिनेंस वगैरह है, ये इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है रूलिंग क्लास पे और
जो भी डोमिनेट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है. एज यू गो अबाउट रीडिंग दिस चैप्टर एंड वेदर यू कैन थिंक एग्जाम्पल टू शो हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रेन एंड ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल की अपॉर्चुनिटी किस तरीके से इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रही है या उसके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑफर क्या कर रहा है. नोटिस वेदर दे इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अनइक्वली. फॉर इंस्टेंसेस वी कैन आस्क हाउ डज द फैमिली कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मेन एंड वुमेन. अब यहाँ पे एक मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है. व्हेन लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बट ऑन व्हेन दैट टाइम शहर में रहने के बाद भी ऐसा होता था कि बहुत कम लोग होते थे क्लास में भी. देयर वर वेरी लेस फीमेल्स इन द प्रोफेशनल कॉलेजेस, ठीक है. इंजीनियरिंग में ही ले लो, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो इंजीनियरिंग में. तो अपॉर्चुनिटी के मामले में क्या होता था कि फीमेल्स को, या फिर घर की एक फीमेल का होता था कि उनका घर का काम ही मम्मी का हाथ भी बटाना है. ऑन द अदर साइड बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी लिए जाते थे कि बॉयज़ को तो कोई काम ऐसा खाना नहीं बनाना, कपड़े नहीं धुलने, मम्मी का कोई हेल्प नहीं करनी, नहीं करना तो मत करे, लड़का है पढ़ाई करेगा, उसको अर्न करना है, लड़की अगर नहीं भी पढ़ेगी तब भी काम चल जाएगा. इस तरीके के नॉर्म सोसाइटी में होते हैं, ठीक है. उसी तरीके से सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती. अब एक मैरिड गर्ल मतलब फीमेल को ले लो, ठीक है. मेल और फीमेल में जो आप कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी किस तरीके से है, क्योंकि फीमेल है वो ऑफिस जाएगी, ठीक है, बच्चे का टेक केयर भी करेगी, घर में आके खाना भी बनाएगी, जाने से पहले खाना बना के जाएगी. उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक कप चाय के लिए भी पूछे या ना पूछे. दिस इज नॉट लाइक ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. आई हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स इन माय कोलीग्स जो कि बताते थे कि नहीं, एक्सपेक्टेशंस होती है अगर आपके मतलब आपकी फैमिली जो है तो वो अगर है, और वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं ऑफिस के बाद आके घर ठीक से मैनेज भी करे, घर की बहुत सफाई भी रखे, बच्चे को भी अच्छे से रखे. बट फीमेल इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो वहीं पे ही क्या कहते हैं, मेल आता है, चाय भी मिलती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती कि भाई घर से मतलब ऑफिस से काम करके आया, घर पे थोड़ा आराम करना चाहिए एंड. तो दीज काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज आर देयर. फीमेल्स को डिलीवरी के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब छोड़नी पड़ती है, चाहे वो कितना भी अर्निंग हो. आप देख सकते हो कितने एक्ट्रेसेस हैं उनको काम नहीं मिलता है शादी के बाद. उसके बाद अगर बच्चे हो जाते हैं तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि और भी काम नहीं मिलता है. तो ये जो इनइक्वालिटी है, दोनों को इक्वालिटी नहीं मिलती, सेम तरीके का जो अपॉर्चुनिटी होती है नहीं मिलती. सो दैट इज द कंस्ट्रेंट, ठीक. हाउ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट द प्रिविलेज और दैट इज डिस्पोज्ड, ठीक है. तो उसमें भी पॉलिटिकल लीगल में भी आपने देखा होगा कि फीमेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है पार्लियामेंट में भी. तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी. अब बात करते हैं फैमिली, मैरिज एंड किनशिप. Perhaps no other social entity appears more natural than the family. क्योंकि naturally family जो है, ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रही थी मैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं करते हो आप कौन सी फैमिली में आने वाले हो. आप एक जस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो. आपके न्यू बॉर्न कोई बेबी देखा होगा, ठीक है. अब उस बेबी को तो नहीं पता ना कि कौन सी फैमिली में उसने जन्म लिया है, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कौन से वर्णा से है, कौन सा वर्ण सिस्टम, उसको कुछ भी नहीं पता. इट इज जस्ट द नेचुरल थिंग, ठीक है. तो उससे फैमिली से ज्यादा नेचुरल कुछ भी नहीं होता है. दिस इज नॉट ऑन योर चॉइस. सो बी वेरी एनलाइटेड योर नॉलेज, क्योंकि आपको ये चीजें कभी भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान, या आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो मतलब ब्रिलियंट बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं. अपने ये जो भी कास्ट सिस्टम एंड ऑल, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है गांव के रूरल एरियाज में. ऑल तो मैं नहीं मानूंगी कि सिर्फ गांव में ही है, शहरों में भी होता है, बट ये सारी चीजें जो है आप मतलब प्रोफेस नहीं करना चाहिए आपको. ऑफन वी आर प्रोन टू assume that all families are like the one we live in. No other social institutions appear more universal and unchanging. क्योंकि इससे ज्यादा कोई यूनिवर्सल कोई और इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, ठीक है. दिस इज लाइक द सुपर नेचुरल. सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैव over many decades conducted field research across culture to show how the institution of family, marriage, kinships are important to all society, because
सी देखो, मैरिज का सिंपल सा पर्पस है टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट, मैं नहीं बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट मैरिज का ये एक फंक्शन है कि आपको शादी करनी है, यू विल प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ। किनशिप में क्या होता है कि ब्लड रिलेशन में आपका जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में आपको एक हार्मोनी मेंटेन करना और सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वी आर ऑल्सो शोन दैट हाउ द फैमिली प्राइवेट स्फीयर इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल स्फीयर में, क्योंकि फैमिली से ही आपको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है जब तक आप कमाते नहीं हो। सोशल सपोर्ट भी मिलता है कि कभी आप बहुत परेशान हो और जैसे भाई बहन में लड़ाई हो रही है तो मम्मी सपोर्ट कर देती हैं। ऑन द अदर साइड इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो तो आपकी मम्मी कहती है नहीं बेटा परेशान मत हो, अभी नहीं हुआ, जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम यू विल क्लियर द एग्जाम, या किसी भी चीज़ को लेके कि आपको इनकरेज करना मदर या फादर, आपकी फैमिली करती है, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी आपके सिबलिंग्स हैं वो आपको इनकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में जो भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे और सोशोलॉजी उसका जो भी हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ, वो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कर चुके हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनलिस्ट द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क विच कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बेसिक नीड्स एंड हेल्प्स perpetuate social order. The functionalist perspective argued that the modern industrial sociology functions best if women look after the family. क्योंकि ये नॉर्मल सा बोला जाता है कि अगर जो है फीमेल अपनी फैमिली को अच्छे से देखती है तो फैमिली का जो भी वो मतलब कहते हैं ना कि सोशल ऑर्डर बहुत अच्छा बना रहता है, कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल को काम करना। लेकिन अगर आप फीमेल से भी पूछो ना कि वो काम करना चाहती है नहीं चाहती है, उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए या नहीं चाहिए, बट नोबडी विल आस्क। दिस इज लाइक द इंडियन नॉर्म, के इंडियन में भी और वैसे भी वर्ल्ड में भी बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं फीमेल अगर काम कर रही है तो कहते हैं कि कोई बात नहीं कर रही है तो आप फैमिली देख सकते हो। इफ़ women look after the family and men earn the family livelihood. In India, studies have suggested that the family needs not become nuclear in an industrial pattern of economy, जो कि देवेंद्र सिंह ने आई थिंक ये चीज़ बोली थी। दिस इज बट ऑफ द एग्जाम्पल टू शो हाउ द ट्रेंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वन सोसाइटी कांट नेसेसरीली बी जनरलाइज्ड। क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में या इंडियन सोसाइटी की बात करें कि कहीं कहीं पे होता है कि ज़रूरी नहीं है कि फीमेल को काम करने ना दिया जाए, क्योंकि देखो ट्राइबल सोसाइटी में फीमेल्स भी बहुत काम करती हैं। और जैसे मेट्रिलिनियल सोसाइटी है मेघालय साइड में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बोलोगे कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं या कुछ ट्राइब्स हैं जहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी भी है कि फीमेल का नाम आगे बढ़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही नॉर्म्स चल रहा है। न्यूक्लियर फैमिली सीन एज द यूनिट बेस्ड equipped to handle the demand of the industrial society by the functionalist. तो functionalist बोलते हैं कि इसका जो न्यूक्लियर फैमिली है दैट इज यूनिट बेस्ट इक्विप्ड है, अच्छे से उनका अर्निंग वगैरह सब चल रही है, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद while the second adult cares for the home and children in practical terms, this specialization of roles within the nuclear family involves the husband adoption, the instrument role as the breadwinner, and the wife assumes effective emotional role in the domestic सेटिंग्स। या फिर गिडन्स ने बोला था कि जो भी आपने देखा डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद सेपरेशन ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मैन आर नेसेसरीली टू हेड ऑफ द हाउस होल्ड। दिस इज नॉट नेसेसरी एंड ट्रू एज विच इज गिवन बिलो। वेराइटी इन द फैमिली फॉर्म्स, बहुत सारी फैमिलीज के टाइप्स हैं। तो अगर बात करोगे, सेंट्रल डिबेट इन इंडिया हैज़ बीन अबाउट टू शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू द जॉइंट फैमिली एंड ऑलरेडी हैव सीन हाउ सोशल क्वेश्चंस कॉमन सेंस इम्प्रेस्ड। द फैक्ट इज दैट न्यूक्लियर फैमिली have always existed in India, particularly among deprived caste and classes. ये चीज़ बोली जाती थी या नॉर्म्स में है कि जो भी डिप्राइव्ड क्लास और सेक्शन है उसमें न्यूक्लियर फैमिली पहले से भी एग्जिस्ट करती थी।
या तो ये कह सकते हो कि इसका रीजन कि शायद पैसा ना हो, अपने बच्चों को अर्न करने के लिए ना खिला सके एंड ऑल दिस, मे बी इट कुड बी द एनी रीजन। सोशोलॉजिस्ट ये चीजें बोलते हैं। सोशोलॉजिस्ट A.M. Shah remarks that in post-independence India, the joint family has steadily increased. The contributing factors in the increasing life expectancy in India, according to him, इंक्रीज हो गई है 32 से 55 के बीच में और 31 से 15.7 ईयर्स में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर आप कहोगे लाइफ जो टाइम स्पैन है लाइफ का, जो पहले से इंक्रीज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप 1981 से 85 में। कॉन्सिक्वेंटली द proportion of the aged people 60 years and above is total population has increased. We have to ask Richa, in what kind of household do these elderly people live? I submit most of them live in joint households. तो ये बोलते थे कि उस टाइम में जो रिपोर्ट दी है मिस्टर शाह ने कि वो जो एजेड लोग हैं वो क्या करते हैं, तो ये होता है कि मोस्टली जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा हुआ। क्योंकि आपको जब एक स्टेज कभी कभी ऐसी भी आती है कि आपको इमोशनली जो है आपको हेल्प चाहिए, और जो बड़े लोग होते हैं उनसे अगर अच्छे से बात करो तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चाहे आप दादा दादी से बात करो, अपने इन लॉज वगैरह से, वो भी दे आर गेटिंग ओल्ड, तो उनसे बात करो तो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये सर्वे मिस्टर शाह ने दिया था। This again in a broad generalization, but in spite of the sociological perspective, it cautions us against blindly believed a common sense impressing that the joint family is fast eroding. तो ये भी कहना नहीं होगा कि जॉइंट फैमिली खत्म होती जा रही हैं। ये सारे जो भी डेटा या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो स्टडीज हैव शोन हाउ ड्राइव्स फैमिली फ्रॉम आर फाउंड इन डिफरेंट society with regard to the rule of resident, and some societies are meritocratic in the marriage and matrilocal in their marriages and family customs, while other pre-patrilocal. तो मेट्रीलोकल और पैट्रीलोकल का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि मदर की तरफ से जो भी जो कस्टम्स हैं और पैट्रीलोकल के फादर की तरफ से जो भी कस्टम्स है वो अडॉप्ट करना। अब ये आपने देख रहे होंगे कि फीमेल्स, छोटी सी बच्ची है, इसने क्योंकि वही इनइक्वालिटी वाली बात करी कि यहाँ पे लड़के ने नहीं ले रखा है, यहाँ पे लड़की जो है अभी इसकी पढ़ने की एज होगी, बट नहीं, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर मे बी ब्रदर और सिस्टर होंगे। उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फीमेल बैठी हुई हैं, कुछ ना कुछ वो काम कर रही हैं। ऑन द अदर साइड आप यहाँ पे देख रहे हो फैमिलीज एंड लिंक टू देयर सोशल स्फीयर एंड फैमिली चेंजेस, जो भी चेंजेस हैं फैमिली में उसके बारे में। सो ऑफन इन आवर एवरीडे लाइफ वी लुक एट फैमिली एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द सेपरेट सच एज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो हर फैमिली का जो भी स्टेटस है वो चेंज होता है। किसी की फैमिली इनकम ज़्यादा है तो उसका स्टेटस, उसका लिविंग स्टैंडर्ड आपको कपड़े वगैरह से दिख जाता है। सो हाउएवर यू विल सी for yourself the family, the household, its structure and norms are closely linked to the rest of the society. वो किस सोसाइटी में रहते हैं और किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके ड्रेसिंग और उनकी सारी चीज़ों में आपको एक फैमिली देख के दिख जाएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इन द is that of the unintended consequence of the German unification. During the post unification period in 1990s, Germany witnessed a rapid decline in the marriages. कि उसके कुछ कुछ reasons हो सकते हैं। तो जर्मनी में न्यू जर्मन स्टेट withdrew all the protection and welfare schemes which were provided to the families prior to unification. Because unification में क्या था कि मतलब पहले आपने देखा होगा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी निकाली, उसके बाद देख रहे होंगे आप जो सोशल उसमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करो या फिर करंट अफेयर की टर्मिनोलॉजीज में, तो अभी ने चाइना ने जो इनकरेज कर रही है अपने सिटीजन्स को कि वो दे कैन प्रोड्यूस 2 और 3 चाइल्ड ऑल्सो। क्योंकि उससे पहले जब जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उस टाइम पे वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आई थी चाइना। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हुई। विद ग्रोइंग सेंस ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी पीपल रिस्पॉन्ड बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी। क्योंकि अब ये भी बहुत सारी आपने देखा होगा कि लोग जो
बहुत अच्छा अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो रिफ्यूज़ करने लगे कि हम सोशल सिक्योरिटी नहीं है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, सो वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, या बच्चे नहीं पैदा करने उनको. फैमिली एंड किनशिप आर द सब्जेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द माइक्रो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, बट डायरेक्शन ऑफ द चेन नीड ऑलवेज बी सिमिलर इन ऑल द कंट्रीज एंड रिलीजन. तो जो भी चेंजेस हैं मैरिज के, किनशिप के लिए, तो वो चेंज होते रहते हैं. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द मैक्रो लेवल, बहुत बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं, ब्रॉड लेवल पे. हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली. अब जेंडर्ड फैमिली के बारे में अगर बात करें, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, द ब्रीफ इज दैट द मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स इन द ओल्ड एज. तो ये फिनोमिना है जो कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं कि बेटा नहीं है तो फिर आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा एंड ऑल, इस तरीके की बातें होती हैं. एंड फीमेल चाइल्ड विल लीव, क्योंकि शादी के बाद लड़की तो चली जाती है, तो फिर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा. और इंडियन सोसाइटी में है, लोग सोचते भी है तो गलत नहीं सोचते, क्योंकि ऐसा है, फीमेल्स को पूछना पड़ेगा जाने के लिए अपने पेरेंट्स का टेक केयर करने के लिए. इफ़ ब्रदर इज देयर तो भाई तो वहीं पे ही रहता है. तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है. इसीलिए सोशोलॉजिस्ट ने ये सारी चीज़ें जो स्टडी की, उसके बाद ही उन्होंने अपनी जो थ्योरीज दी हैं, और चाहे फैमिली को लेके हो, किनशिप को लेके हो, और उसके अलावा मैरिज को लेके हो. Despite the biological fact that the female baby has better chances to survive than a male baby, for rate of infant mortality among female children is higher in comparison to the male children is lower age group in India. Because ये biologically भी proved है कि female जो fetus होता है या female जो बेबी होते हैं, अगर कुछ भी जैसे प्री मेच्योर भी हैं, तो फीमेल बेबी के जो सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं हमेशा ज़्यादा होते हैं, सर्वाइव कर भी जाती है. आई हैव लाइव एग्जाम्पल आई हैव सीन. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज के बारे में बात करें, देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ मैरिजेस इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हिस्टोरिकली मैरिज हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन वाइड वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, दैट इज इन डिफरेंट सोसाइटीज. हर सोसाइटी में अलग अलग मैरिज होती है, एग्जिस्ट भी करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो कस्टम्स हैं, वो अलग अलग होंगे. बट हाँ, मैरिजेस का जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इज अ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन, और बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि पवित्र माना जाता है. इज ऑल्सो बीन found to perform different functions. Indeed, the manner in which marriage partners are arranged reveal in astonishing variety of modes and customs. हर सोसाइटी में जो मैरिज का कस्टम अलग है, चाहे आप हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड क्रिश्चियंस, सब में मैरिजेस के जो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, बट जो उनके कस्टम्स हैं हर रिलीजन में वो अलग अलग है. मैरिज हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फॉर्म्स. हर जो भी सेक्शंस है उसके लिए आपने मैरिजेस देखी होंगी, तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, बट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप देखो उसमें उसके बारे में बात करते हैं. मोनोगेमी, जिसका जो मतलब दो ही लोग, हस्बैंड वाइफ, एक ही लड़की से और एक ही लड़के से शादी करते हैं. पॉलीगेमी मतलब या तो जो भी हस्बैंड है वो मतलब एक फीमेल है, वो मल्टीपल मेल से शादी करे, या फिर जो मेल है मल्टीपल फीमेल से शादी करे, दैट इज पॉलीगेमी. मोनोगेमी रेस्ट्रिक्टेड द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस ओनली. तो ये आपको मतलब ये याद भी रखना है, नोट्स में लिख सकते हो. अंडर द सिस्टम एनी गिवन टाइम मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड विमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड. वन हस्बैंड एंड वन वाइफ का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मोनोगेमी. Where polygamy is permitted to actual practice, monogamy is where widely prevailed. बहुत जगह पे, जैसे अब आजकल हिमाचल काफ़ी न्यूज़ में है इसीलिए कि वहाँ पे पॉलीगेमी या फिर साथी प्रथा काइंड ऑफ, हिंदी में उनके यहाँ पे लोकल में बोलते हैं कि साथी प्रथा जो फॉलो करते हैं, मतलब सिंपल सी बात ये है. So in many societies, individuals are permitted to marry again
ऑफन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट स्पाउस और आफ्टर डिवोर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले नहीं था, बट जैसे ही इवोल्यूशन हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं सोसाइटी में, तो अब फीमेल्स मतलब जिसका अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसकी रीमैरिज हो जाती है, या फिर मेल है, मेल की अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो वो भी रीमैरिज कर सकता है। But they can't have more than one spouse at one time and the same time. Such monogamy marriages are termed serial monogamy, and remarriage on the death of a wife have been a norm of the men for the most part. But as all of you are aware that rights for upper caste Hindu widows was denied, and the campaign for widow remarriages was a major issue in 19th century. क्योंकि उस टाइम पे बोला जाता था, मूवीज में भी आपने देखा होगा, आई थिंक कौन सी मूवी है, कोई प्रेम रोग, आई थिंक प्रेम रोग मूवी है, तो उसमें भी दिखाया गया है कि रीमैरिजेस के लिए इसने मना किया, एंड देयर वाज सम इश्यूज के बाद जो भी रीमैरिजेस के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई एंड ऑल दंगे हुए, और ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा बन जाता है। So, polygamy marriages denotes to more than one mate at one time, and polygamy one husband with two or more wives, or polyandry one wife with two or more husband. Polyandry का concept था, sorry that was, but yeah polygamy, and that is the polyandry जो कि हिमाचल के जो भी गांव हैं उसमें प्रोफेस की जा रही है आजकल, ठीक है। So usually where economic conditions are harsh, तो वहाँ पे पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट जो है कि एक 3-4 जो भाई होते हैं उनसे एक फीमेल की शादी करवा दी जाती है, ताकि सोशल सिक्योरिटी भी हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हो। सो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस प्रेशराइज अ ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन। द मैटर ऑफ अरेंजिंग मैरिजेस, रूल्स एंड प्रेस्क्रिप्शंस, रूल्स ऑफ एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। तो एंडोगेमी का मतलब यहाँ पे सिंपल है, इन सम सोसाइटीज देर आर रेस्ट्रिक्शंस आर सबटेल, वाइल इन सम अदर इंडिविजुअल्स हु कैन और कैंट बी मैरिड आर मोर एक्सप्लिसिटली एंड स्पेसिफिकली डिफाइंड। जहाँ पे मतलब सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि शादी मतलब किस तरीके से आपको शादी, इंडिविजुअल की शादी कैसे होगी, और मोर एक्सप्लिसिटली ये बताना। कहीं पे डिफाइंड है भी और कहीं पे नहीं भी है। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बेस्ड ऑन द रूल्स गवर्निंग एलिजिबिलिटी, इनइक्वालिटी इन एलिजिबिलिटी, सॉरी दैट इज ineligibility of mates classified as the endogamy and exogamy. Endogamy requires an individual to marry within cultural defined group of which he or she is already member. जैसे अब इंडियन सोसाइटी में तो जनरली एंडोगेमी होता है, क्योंकि वरना तो दंगे ही हो जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि कास्ट है, एक्सोगेमी में द reserve of endogamy requires individual to marry outside of his or her own example, exogamy कहलाता है। एंडोगेमी में तो सेम ग्रुप हुआ, और एक्सोगेमी में क्या है कि अलग जो इंडिविजुअल अलग ग्रुप में शादी करता है, अलग कास्ट में शादी करता है, दैट इज एक्सोगेमी। एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी आर इन रेफरेंस टू द सर्टेन किनशिप यूनिट्स सच एज क्लैन, कास्ट एंड रेशियल, एथनिक, रिलीजियस ग्रुपिंग। तो उसमें जो है उसको उसके रेफरेंस लेके बोला जाता है। इंडियन विलेजेस एक्सोगेमी इज प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया। एक्सोगेमी में कि एक विलेज से, जैसे बोलते हैं ना कि आई थिंक कहते हैं कि 36 कोस तक का जो एरिया होता है वहाँ पे शादी नहीं होती है बहुत जगह पे, तो इस टाइप की जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं इंडियन सोसाइटी में। विलेज एक्सोगेमी ensures that daughters were married into families from villages far away for the home, कि मतलब बहुत दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो है ये एक्सोगेमी का कॉन्सेप्ट आया कि बहुत दूर दूर शादी करी जाती है, ब्लड रिलेशन, कहीं से भी कोई भी रिलेशन आपका निकल आता है तो शादी वहाँ से मतलब हटा देते हैं, मना कर देते हैं। मतलब ये तो हमारे मतलब होम टाउन की साइड भी मैंने देखा है। सो दिस अरेंजमेंट इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ब्राइड इनटू द a final home without interfering of the or her kinsmen. So geographical distances plus the unequal relationship in the
patrilineal system ensures that the married daughter did not get to see their parents too often, and thus parting from natal have was a sad occasion and it's to them a folk songs. और जो भी मतलब पेरेंट्स से अलग होना, ये तो पुराना नॉर्म था कि बहुत ज़्यादा नहीं कहते थे पहले कि अपने मायके बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट नॉर्म्स हैज़ बीन चेंज. जब मर्जी होती है अब जा सकते हो क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं. तो अब ये पुराने दकियानूसी विचार चल रहे हैं, तो उससे चीज़ें नहीं मतलब सही होती हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो नॉर्म चल रहे हैं वो हमेशा ही सही हों. For the weird likely flocks of bird, we shall fly away. एक आपने एक हरियाणवी सॉन्ग सुना होगा, आई थिंक ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं बहुत पहले आता था. सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, चले जाएगी प्याज के देश, फिर ना आएगी. तो वही सॉन्ग का काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये कि कहा जाता है ना कि बेटी पराया धन होती है. तो वही जनरली फीमेल्स बहुत इमोशनल हो जाती हैं अपने मतलब ये सारी चीज़ें देखिए कि आप अपने जहाँ आपको पढ़ाया लिखाया है एंड देन यू हैव टू लीव दैट होम टू सपोर्ट अदर फैमिली, हर चीज़ में इमोशनली, और फिर आप उसी फैमिली का मतलब ध्यान रखते हो. तो ये था ये चैप्टर. इसके बाद डिफाइनिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली दोज ऑफ द फैमिली किनशिप एंड मैरिज. आई थिंक ये काम करते हैं कि पार्ट 2 में करते हैं इसको, तो ये थोड़ा इजी रहेगा. टाइम बचाने के लिए सेकंड इन डबल की स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, जिससे कि आपका टाइम बचेगा, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा आपका. ठीक है. सो दिस इज माय सजेशन फॉर यू गाइज. स्टडी करो अच्छे से. एंड ऑप्शनल के लिए ये एनसीईआरटी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो कि आपकी क्लैरिटी बना देगी जब आप अपने मेन कोर्स को कंप्लीट करोगे, जब हम अपना मेन कोर्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.